अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है होम्योस्टेसिस। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। होम्योस्टेसिस अगर देखा जाए हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो मेंटेनिंग सिस्टम है। मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज को मेंटेन करता है, ऐसे सिस्टम को बेटा हम नाम देते हैं देखो होम्योस्टेसिस है। ये जब मेंटेन करता है तो इसी वजह से हर जानदार अडेप्टेड होता जाता है इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो अडेप्टेशन के अंदर जो हेल्प करता है इन कॉन्स्टेंट कंडीशन चेंजिंग, जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उसके मुताबिक अडेप्टेशन आते जाना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये एक ही सिस्टम है जो अडेप्टेशन में मदद दे रहा है, वो होम्योस्टेसिस है। इसी वजह से देखा जाए हमारे अंदर इवोल्यूशन आ रही है, हमारे अंदर चेंज आ रहा है, तो जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करता है ये होम्योस्टेसिस है। अब होम्योस्टेसिस की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए एफएससी के लिहाज से, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोटेक्शन देता है इंटरनल इन्वायरमेंट को। किससे प्रोटेक्शन देगा? कोई भी नुकसान, कोई भी हार्म्स जो कि फ्लक्चुएशन की सूरत में होगा, किसके अंदर? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है, कोई भी चेंज आता है, उस चेंज की वजह से जो नुकसान होता है इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी बॉडी को, तो बेटा उसकी हिफाजत करने के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद है, दे आर कॉल्ड होम्योस्टेसिस है। अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो गर्मियों के दिन है, तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। सर्दियों में टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे बहुत कम होगा। तो बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है वो वाइड रेंज पर होती है, काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको नज़र आता है, बड़े लेवल पे चेंज होता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर देखें तो बाहर के इन्वायरमेंट के लिहाज से हमारी बॉडी के जो चेंज होता है वो ज़्यादा नहीं होता, वो नैरो रेंज पर होता है। और हमारे सेल लेवल पे जो चेंज होता है वो एक्सट्रीमली नैरो रेंज पर होता है। ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट एज एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखिएगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे जो फ्लक्चुएशन होती है वो वाइड रेंज पर होती है, हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशन है वो नैरो रेंज पर है, और जो सेल लेवल पे फ्लक्चुएशन होती है वो एक्सट्रीमली नैरो रेंज पर आपको नज़र आती है। जैसे मैंने बताया कि ये सारा का सारा बाहर चेंज आने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो नुकसान होता है उसको बचाने के लिए, उस नुकसान से बचने के लिए जो सिस्टम वो होम्योस्टेसिस है। अब बाहर का इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ जिसमें चेंज आ सकता है, वो कौन कौन से कंपोनेंट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, जिसमें सल्यूट भी है, वाटर भी है और टेम्परेचर भी है। अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि सर्दियों गर्मियों में मौसम चेंज होता है तो पानी में, हवा में नमी में चेंज आ जाता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। तो ये जो बाहर के इन्वायरमेंट में चेंज आता है, इस फ्लक्चुएशन की वजह से अंदर के इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है। अगर हमारी बॉडी अगर देखा जाए वाटर और सल्यूट को रेगुलेट करे बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, सिर्फ वाटर और सल्यूट को, तो हम इसको एक नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हमारी बॉडी के अंदर से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बाहर खारिज हो तो हम इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सक्रीशन। और अगर हमारी बॉडी के अंदर देखा जाए बॉडी टेम्परेचर को हम मेंटेन कर रहे हैं, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, दे आर कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। मतलब थ्री टर्म्स है, एक ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर सल्यूट को मेंटेन करना, अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकाला जाए एक्सक्रीशन है, और अगर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, दे आर कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। और अगर इन तीनों को मिलाया जाए तो एक टर्म बनती है, दे आर कॉल्ड होम्योस्टेसिस है। तो होम्योस्टेसिस तीन चीज़ों का मजमूआ है, एक है ऑस्मो रेगुलेशन, एक है एक्सक्रीशन, और तीसरे नंबर पे आने वाली कौन सी बेटा? थर्मो रेगुलेशन है। इसी के साथ अगर देखा जाए आगे फर्दर मूव करके, होम्योस्टेसिस को खुद भी रेगुलेट करने वाला एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को नाम दिया जाता है कंट्रोल सिस्टम। तो मतलब होम्योस्टेसिस खुद भी रेगुलेट हो रहा है, और इसको रेगुलेट करने वाला जो सिस्टम है, दे आर कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम है। अब हमारे पास दो कंट्रोल सिस्टम है, एक तो वो जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको कहते हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम, और एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो हम बेजानदार चीज़ों के अंदर देखते हैं, वो सिस्टम बेटा कहलाया जाता है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। अब दोनों सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या चीज़ें कॉमन है? जैसे मैं पहला पॉइंट बताता चलो। सबसे पहली चीज़ ये कॉमन होती है दोनों के अंदर कि एक रिसेप्टर होता है जो किसी भी चेंज को डिटेक्ट करता है। ये आपने याद रखना है। जब वो चीज़ को डिटेक्ट करता है फिर उसके मुताबिक एक्शन होता है जिसको कहते हैं कंट्रोल सेंटर, जो एक्शन लेगा। फिर उसके बाद जब एक्शन ले लिया जाएगा तो रिस्पॉन्स होगा, जो कौन देता है? इफेक्टर देता है। ये तीन चीज़ें दोनों में मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर मैं एक बेजानदार चीज़ की एग्जांपल दूंगा, इनक्यूबेटर या ओवन कह लें, जो आपके घर में ओवन मौजूद है उसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ओवन के अंदर एक होता है थर्मामीटर। सबसे पहले आप देखते हैं उस ओवन के अंदर टेम्परेचर कितना है। तो थर्मामीटर एक ऐसी चीज़ है जो कि मॉनिटर करता है कितना टेम्परेचर में चेंज आया एक
ज़्यादा हो गया या दूसरा कम हो गया। तो ज़्यादा कम जो बताता है वो थर्मामीटर है, ये एज अ रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहा है, जिसको हम सेंसर भी कह सकते हैं, थर्मामीटर भी। जैसे आपने देखा टेम्परेचर यहाँ पे कम है तो हमने टेम्परेचर ज़्यादा करना, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बटन को ऑन करेंगे और बटन को ऑन करके टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देंगे। जब बटन को ऑन करेंगे तो उस वक्त जिसका एक्शन हो रहा होगा वो कंट्रोल सेंटर कर रहा होगा। तो कंट्रोल सेंटर का क्या काम है, टेक एक्शन बाय स्विचिंग ऑन हीटर या कूलर। तो आप ठंडक वाला बटन क्लिक कर लें या आप टेम्परेचर बढ़ाने वाला क्लिक कर लें, तो इसका मतलब जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है वो कंट्रोल सेंटर होगा। अब बाद में क्या होगा, टेम्परेचर या ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो ये रिस्पॉन्स होता है, और जो रिस्पॉन्स दे रहा है दे आर कॉल्ड इफेक्टर है। तो रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि ड्रॉप या जो बढ़ा या जो कम हुआ टेम्परेचर, इसको हम नाम देंगे ये रिस्पॉन्स है, और ये जो दे रहा है दे आर कॉल्ड इफेक्टर है। इसी तरह अगर हम लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर देखते हैं तो हमारे पास बड़ी बेस्ट एग्जांपल है एंडोथर्मिक एनिमल्स। एंडोथर्मिक एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे जितने भी एनिमल्स, जैसे मैं भी एंडोथर्मिक हूँ, आप भी एंडोथर्मिक जो आप सुन रहे हैं, वो एनिमल्स जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं वो एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। और जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, शायद आपको याद होगा, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो एंडोथर्मिक के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, मैंने आपको बताया, लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो रिसेप्टर है, जिसका काम क्या, डिटेक्ट करना है एनी चेंज, कोई भी जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर के अंदर, जो डिटेक्ट करेगा, कैरी करेगा, बताएगा, सबसे पहला पकड़ने वाला वो रिसेप्टर है। जैसे बताया कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, जैसे मैंने बताया कि अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे जो रिसेप्टर है उन्होंने बताया कि मेरी बॉडी को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे अंदर से क्या हुआ, पसीना निकलना शुरू हो गया, कूलिंग इफेक्ट स्टार्ट हो चुका। तो ये जो कूलिंग इफेक्ट करवा रहा है ये मेरी बॉडी का कौन करवा रहा है, कंट्रोल सेंटर करवा रहा है। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर का ये या इंक्रीज़ कर देगा या डिक्रीज़ कर देगा बॉडी टेम्परेचर को। जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, ये जो कुछ भी होगा ये रिस्पॉन्स होगा, और ये रिस्पॉन्स कौन दे रहा है बेटा, इफेक्टर होगा। याद रखिएगा, जो स्टिमुलाई होगी, जो मैसेज आया है उसका उल्ट रिस्पॉन्स होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इनवर्स होता है रिस्पॉन्स एज कंपेयर टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई अगर मिसाल के तौर पर बाहर ठंड है तो मेरी बॉडी के अंदर कोशिश ये की जा रही होगी कि अंदर टेम्परेचर बढ़ाया जाए। अगर बाहर गर्मी है तो कोशिश ये की जा रही हो कि मेरी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कम किया जाए। तो बॉडी का बाहर के लिहाज से हमेशा जो रिस्पॉन्स होगा वो इन्वर्स होता है, और ये इन्वर्स रिस्पॉन्स कंट्रोल करने वाला हमारे बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है उसका नाम है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये एमसीक्यूज है दोनों, इन्वर्स रिस्पॉन्स होगा इफेक्टर का, और कंट्रोल करने वाला कौन है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अब एक छोटी सी एग्जांपल दे के मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूंगा। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी के अंदर अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है, और ये उस कंडीशन में जब बहुत ड्राई कंडीशन, मतलब कि गर्मी के दिन है और पानी हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, तो ड्राई कंडीशन के अंदर अबंडेंट सप्लाई वाटर है। तो अब होगा क्या, आपके मुताबिक दिमाग में यही आएगा, तो पानी तो बहुत ज़्यादा है, हमारी बॉडी के अंदर पानी इतनी ज़्यादा भर जाएगा कि बॉडी फटने वाली हो जाएगी, सेल फटने वाला हो जाएगा, या इतनी गर्मी है, ड्राई कंडीशन है, पला पानी ज़्यादा है, फिर भी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन तो आएगा माइंड के अंदर। तो बेटा होता ये कि जो कंट्रोल सिस्टम है ना, कंट्रोल सिस्टम जब देखा जाए बहुत ज़्यादा अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, बट हमारी बॉडी फ्लडेड नहीं होती पानी से, जो हमारे सेल्स है वो इतने ज़्यादा फुल नहीं होते कि वो फट जाए, फ्लडेड नहीं होगा। और अगर पानी है मगर ड्राई कंडीशन है, पर ये भी नहीं होगा कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाएं, कि उसमें पानी की कमी आ जाए, बल्कि ये होगा कि हमारे जो सेल्स हैं ज़्यादा पानी होने की वजह से और ज़्यादा ड्राई कंडीशन होने की वजह से, कोई मैटर नहीं है कि यहाँ पे ड्राई कंडीशन है या ज़्यादा पानी है, हमारी बॉडी के सेल्स रेगुलेट करके अपना को मेंटेन रखते हैं। वो क्यों मेंटेन रखते हैं, क्योंकि बेटा बताया जाता है कि कंट्रोल करने वाला हमारे होम्योस्टेसिस के अंदर जो सिस्टम होता है दे आर कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम है। कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, कंट्रोल सिस्टम है। नहीं तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम क्या था, हमारी बॉडी के अंदर वाटर सॉल्यूट को कंट्रोल कर देना, ये तो करता जा रहा है रेगुलर, मगर इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन को खुद कौन, ऑस्मो रेगुलेशन को खुद किससे कंट्रोल हो रहा है, तो इसको जो कंट्रोल करने वाला है वही मैंने आपको बताया कि वो कौन होता है बेटा, कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ये एक एज आ टॉपिक था, सबसे पहला इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है सबसे पहला होम्योस्टेसिस का। इंशाल्लाह आगे फर्दर लेक्चर भी अपलोड होते जाएंगे, और पहले के बने मौजूद भी हैं, सारे के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, जाके आप ले सकते हैं, प्ले लिस्टें बनी हुई हैं,
सारे के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप जाएँ पढ़ें, एंजॉय करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मज़ा आ जाता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।